एक मिनट। पढ़ ले नॉलेज शीट। कौन पढ़ेगा आज? जयश्री जी आपके पास है ना? हाँ है स्वामी जी है। बढ़िया। 240 ना 239 नंबर हाँ 240। शीर्षक बोलिए। समस्या की पूछ। हाँ गुरुदेव, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। दर्शक, मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दे सकता हूँ। हंसिया। गुरुदेव, जब कोई समस्या है और तुम सोचते हो उसका कोई समाधान नहीं है, तुमने उसे स्वीकार कर लिया, तब वह समस्या नहीं रही, यथार्थ बन गई। उदाहरण के लिए मान लो तुमको लगता है कि यह एक समस्या है कि नॉर्वे का समुद्र बहुत ठंडा है। निश्चय ही तुम समुद्र को गर्म नहीं कर सकते। यदि इसका समाधान नहीं किया जा सकता है, तुम इसे स्वीकार कर लेते हो और फिर यह समस्या नहीं रह जाती। तो समस्या सिर्फ तब तक है जब तक तुम उसका समाधान ढूंढते हो, और इसलिए कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। जिस क्षण तुम्हें यह अनुभव होता है कि कोई समाधान नहीं है, वह समस्या समस्या नहीं रह जाती। समाधान हर समस्या की पूंछ है। समाधान तुम्हारे पास तब आते हैं जब नंबर 1, तुम शांत और स्थिर हो जाते हो। नंबर 2, तुम बुद्धिमान हो। नंबर 2, तुम आलसी नहीं हो, कार्यशील हो। नंबर 4, तुम्हें दैवी विधि में दृढ़ विश्वास है। काई, यदि आपको कोई समस्या नहीं चाहिए तो आपके पास एक गुरु हो सकते हैं। शीला, यदि आपको सभी लोगों की सभी समस्याएं चाहिए तो गुरु बन जाइए। टॉम, पूरा ध्यान केवल समस्या पर केंद्रित करने से आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। पर जब आप अपनी वास्तविक आवश्यकता, अपनी वास्तविक लक्ष्य, अपनी उच्च सत्ता की ओर उठते हैं, आपको अनेक समाधान मिलते हैं। किसी ने अपनी ऐसी कोई भी समस्या को यथार्थ मानकर स्वीकार कर लिया क्या? कोई ऐसा है किसी के पास अनुभव? नहीं। स्वामी जी, यथार्थ यानी क्या? यथार्थ मानना। यथार्थ मानने का अर्थ क्या? मतलब ये सच है। जैसे मुझे अब समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने शेयर किया ना कि पीठ में दर्द, तो मुझे वो कोई समस्या लगती ही नहीं।
क्योंकि मैंने उसको अपने जीवन का सत्य मान लिया है। और जब उसको सत्य मान लिया, ऐसा है, तो फिर जैसे अभी Seriously, again here. जैसे अभी गर्मी है, ऐसा मान लिया, तो गर्मी है, रहेगी ऐसी गर्मी, तो फिर वो समस्या नहीं रह जाती है, फिर वो सत्य बन जाता है, उसी को यथार्थ बोलते हैं। ऐसा ही है। स्वामी जी, मुझे अभी तक लगा था 1 साल से मैं परेशान थी, समस्या में थी। लेकिन अभी 2-3 दिन से मैंने वो ऐ- ऐसे आप जो बोले ना, यथार्थ हो गया। तभी मुझे वो समस्या नहीं लग रही है, उससे बाहर आ गई हूँ। हम्म। फिर वो स्वीकार कर लेते हैं, सत्य मान लेते हैं, तो फिर समस्या लगेगी ही नहीं। सही है। लेकिन 1 साल तक बहुत दर्द हुआ, लेकिन हाँ, वो तो उसमें अटक के गए थे उसमें। हाँ, कोई बात नहीं। स्वामी जी, हाँ। एक सेशन था ना हमारा, दुख केवल स्मृति की एक व्यथा है, तो हाँ, समस्या वाली बात वही है ना? हाँ, वो भी है। मुझे भी आज समझ में आया कि क्यों मुझे ये चीज परेशान नहीं करती। मैंने मान लिया कि यही सत्य है। जब यही सत्य है तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। स्वामी जी, ये कोई सिचुएशन और भी हो सकता है ना, इच्छा भी तो हो सकती है। क्या? मतलब कोई सिचुएशन भी हो सकता है ऐसा, ये समस्या समस्या को यथार्थ मान लेना। कोई सिचुएशन भी हो सकता है या कोई इच्छा भी तो हो सकती है ऐसे में। इच्छा कैसे हो सकती है? मान लीजिए कोई ऐसी इच्छा है जो कि समस्या बन रहा है, पूरा नहीं होना, इच्छा पूरा नहीं होना। तो अगर हम उसको यथार्थ मान लेते हैं तो फिर उससे बाहर निकल सकते कि इच्छा पूरा पूरी नहीं होगी ये? हैं। हाँ, मतलब होना ही नहीं है, ये सिर्फ एक इच्छा है। अगर कोई इच्छा, हाँ, ठीक है, अगर तुमने मान लिया कि पूरी नहीं होगी तो तुम छोड़ने हाँ, में सफल हो जाओगी, नहीं तो छोड़ नहीं पाओगी। कोई फिर वो इच्छा कहाँ रह गई फिर? ಮಾಡ್ಕೋ फिर वो बड़े नंबर यथार्थ नहीं। ಅಲ್ಲ फिर वो तुम्हारी इच्छा नहीं रह गई ना, तुमने छोड़ दिया उसको। इच्छा नहीं पूरा होना भी समस्या बन जाता है, नहीं? स्वामी स्वामी जी, तो ये हाँ, हैप्पीनेस का जो पॉइंट है, एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, तो वो भी तो यही है ना। जब हम स्वीकार कर लेते हैं सब कुछ, तो फिर वो समस्या नहीं रह जाती है। हाँ, करेक्ट। पर यहाँ पर विशेषकर जीवन में समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। और ये भी सही है, कोई व्यक्ति भी समस्या हो सकता है, कोई परिस्थिति भी समस्या हो सकती है। स्वीकार कर लेने से फिर वो छूट सकता है। उसको समय पे छोड़ देते हैं, चलो ठीक है, जब समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। हम्म, तो मन में कहीं आशा बनी हुई है। जी। हो जाएगा तब समाधान तो फिर उसके, हो गया फिर। हाँ, फिर तो हो ही गया, फिर तो आप उसके समाधान को देख इच्छा नहीं बनी रहे, हुई और समाधान को देख नहीं रहे, और समस्या को छोड़ नहीं रहे। ऐसा हो गया। फिर समय पे छोड़ दिया, वो चीज नहीं। अभी यही सत्य है। जब हम्म। सत्य मान लेते हैं, तभी छूटते हैं। जब ऐसा ही है तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, हो गई कहानी खत्म।
स्वामी जी समस्या क्या है? जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होना, ये समस्या। हाँ, जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, जो नहीं चाहते वो हो रहा है। यही समस्या है, एक्सेप्टेंस बेस्ट है। लेकिन स्वामी जी जैसे आपने पीठ का उदाहरण दिया, अगर आप एक्सेप्ट करते तो फिर सॉल्यूशन नहीं सोचते स्वामी, नहीं नहीं, कब ध्यान देते हैं। वो मैंने उसको मेरे जीवन का सत्य मान लिया है कि ये है, बस। सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहा। वो वो स्मृति है ना कि सूर्य नमस्कार किया था तो पीठ काफी मजबूत हो गई थी। ठीक है, करके देख लेंगे, पर वो मेरे लिए जीवन का वही सत्य है। तो समाधान नहीं ढूंढ रहा। पर हाँ, कभी कभी ये भी है, सच है कि जीवन में ऐसा भी समय आया जब दर्द नहीं था। तो है तो जरूर मन में वो जो राहुल ने बोला ना, एक क्या दर्द जो है, स्मृति की समस्या, जो स्मृति की व्यथा, ऐसे ही कुछ था ना। तो है वो। हाँ स्वामी जी, दुख केवल स्मृति की एक व्यथा है। वो दुख नहीं है, केवल स्मृति में ही उसका भाव है। पर समस्या दुख का कारण हो सकती है। जैसे अगर इसी उदाहरण को ले तो ये समस्या मेरे लिए दुख का कारण नहीं है, दुख नहीं है, समस्या है, ऐसा भी देख सकते हैं। जब दुख का कारण बन जाती तब तो फिर समस्या है, तब फिर उसका समाधान चाहिए। समाधान कैसे मिलेगा वो गुरुदेव ने बता दिया। आगे जाके ये भी कहते हैं कि हर समस्या का समाधान है। है तो हाँ। है, पर जब वो समस्या लगेगी तब ना समाधान होगा। जैसे नॉर्वे वाला उदाहरण दिया ना, पर अब वो समस्या नहीं लग रही तो उसका समाधान भी नहीं चाहिए। तो समाधान आज हो, कल हो, परसों हो, कोई मतलब ही नहीं है। यही है सत्य। लास्ट में अगर एक्सेप्ट भी करते तो वो भी तो समाधान ही हुआ ना। यहाँ पर समाधान दूसरा बोल रहे हैं ना, यहाँ पर समाधान ये बोल रहे हैं उस समस्या को समाप्त करने का क्या समाधान है। एक तो पहले बोल ही दिया, अगर ये स्वीकार कर लिए कि ये सच है, तो वो समस्या अब समस्या नहीं रह गई, वो जीवन का एक सच बन गया, ऐसा हो गया। सपोजिंग द पेन वाज अनबेरेबल, तब तो वो समस्या बनी रहती है। क्या बोल रही हो सीमा? स्वामी जी यहाँ पे तो वही एक्टिव एक्सेप्टेंस एंड पैसिव एक्सेप्टेंस वाली बात आ गई ना, निष्क्रियता से स्वीकार कर। वो जब समस्या के समाधान के लिए करते हैं तब वो एक्टिव एक्सेप्टेंस। और पहले वाला उदाहरण जो है उसको सच मान लेना, वो निष्क्रिय नहीं है, पैसिव एक्सेप्टेंस नहीं है। स्वामी जी, मई के महीने में जब धूप बहुत होती है तो हमें मान लेना ही चाहिए कि धूप ऐसी है। इसका कोई समस्या ढूंढने का सवाल ही नहीं है। वो वो क्या है ना काका, यही तो हम स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए। अरे कितनी गर्मी, अच्छा सबको पता है अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ेगा। अरे कितनी गर्मी है, अरे गर्मी पड़ेगी भाई, गर्मी का मौसम है। यही तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सच को भी स्वीकार नहीं कर पाते। और काका कहीं ना कहीं जीवन में आपस में भी ये चीज होता ही है, लोगों को स्वीकार करने में भी हमारे हम जो हमारा ही मन समस्या है। अरे सामने वाला है ऐसा, कभी कभी उसका मूड बहुत खराब हो जाता है, कड़वा बोल देता है अच्छा वो हमेशा बोल देता है तब तो वो जीवन का सत्य ही हो गया। फिर उसको बदलने की चाह छोड़ दो फिर तो। अगर कोई व्यक्ति हमेशा ही कड़वा बोलता है तो क्यों परेशान होना फिर।
लेकिन मन नहीं, सत्य भी नहीं मानना चाहता, तो फिर परेशान होने का उसका चलता रहता है। गुरुदेव कहते हैं समस्या हाँ। से पहले समाधान है, इसका अर्थ वही है क्या? क्या? समस्या से पहले समाधान, ऐसा गुरुदेव ने कहा। हाँ, बिना समाधान के कोई समस्या नहीं होता ना, जिस तरह बिना उत्तर के कोई प्रश्न नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं हो सकता, नहीं है, तो इसका मतलब वो प्रश्न नहीं। अगर कोई ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है, तो फिर वो समस्या नहीं है। स्वामी जी, समाधान भी तभी मिलेगा ना जब मन हमारा शांत होगा, है ना। तो सारा चार खेल बजे सारा मन खेल मन का ही है ना। मन शांत होना चाहिए, ये तो बता ही दिया। तो वो तभी होगा जब हमें स्वीकृति हो जाएगी कि एक्सेप्टेंस की हाँ है तो है। वो तब होगा जब हमारा ध्यान समस्या से हट करके समाधान की ओर जाएगा। तब जब तक मन समस्या को देखता रहेगा, तब तक वो शांत नहीं हो सकता। स्वामी जी, एक और वाक्य याद आया, वो आपने बताया था एक सेशन में, वो तेरा किया मीठा लागे वाली बात। वो गुरु जी एक थे ना, और वो डिवाइन लॉ जो मान लिया ना, गुरु तेग बहादुर जी का है शायद। हाँ कुछ ऐसा ही आपने बोला। इसीलिए चौथा बोला ना, ये मान के चलो, ये तुमको श्रद्धा होनी चाहिए कि सब एक नियम से चल रहे। जैसे मान लीजिए जीवन में कोई परेशानी है, कुछ हुआ जो हमको अच्छा नहीं लगा, तो समाधान के लिए ज्योतिष के पास भी जा सकते हैं। अब ज्योतिष के पास ये हमने बात किया है, ज्योतिष के पास जाते हैं या कुछ उपाय करते हैं, कुछ भी पूजा पाठ कराते हैं, कुछ सत्संग, कुछ भी। लेकिन हम जब तक ये नहीं रियलाइज करते ना कि इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये फिर वही सुनने में बहुत अजीब सा लगता भी है। एक नियम के तहत सब कुछ हो रहा है। जब इस बात को नहीं स्वीकार करते, तो हम जो एक अदृश्य शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, चाहे उसको ईश्वर बोले या कुछ भी बोले, उसके अस्तित्व को हम अस्वीकार कर देते हैं। और जब इस एटीट्यूड से कोई समाधान की ओर जाएगा ना, तो फिर जीवन में बार बार इस तरह से वो परेशान होता ही रहेगा। आपको कुछ उपाय करना है तो उपाय करिए, पर उपाय भरोसे की कमी से, श्रद्धा की कमी से किया हुआ उपाय का कोई, फिर अगली बार वो कुछ ना कुछ प्रकृति लेके आएगी। ये बात पकड़ में आई क्या? भाई, समस्या भी उन्हीं का दिया हुआ है, उनके नियम अनुसार कुछ नहीं हुआ। जो प्रकृति का नियम है, जिस नियम से सब कुछ चलता है, हम उस नियम पे नहीं चले होंगे, इसलिए आज मेरे जीवन में ये घटना हुई या ये परिस्थिति है। अब इसका समाधान ढूंढना चाहता हूं मैं, ऐसे करके तो फिर उन्हीं से समाधान हम मांगते हैं। ये बात समझ में आई ना? उन पर अविश्वास करके उनसे समाधान मांगने का कोई मतलब नहीं है। ये वैसे ही है जैसे घर में अगर बच्चे हैं तो अपने माता पिता को ही अपने समस्या का कारण माने और फिर उन्हीं से समाधान पूछे, ऐसे थोड़ी होता है।
ये मेच्योरिटी नहीं है, ये मेच्योरिटी है। जैसे मैं बता रहा हूँ, आजकल जो है ना, जो बातें इतने दिनों से गीता योग वशिष्ठ अपना नॉलेज शीट और डिस्कशन की जो मेच्योरिटी आई है, जैसे माँ, मदर डिवाइन जिनको बोलते हैं, माँ के 3 रूप हमारे यहाँ पूजे जाते हैं। नवरात्रि कल से आरंभ भी है। एक तो तामसिक, तमस की अधिष्ठात्री देवी, रजस की भी और सत्व की भी। तो प्रकृति में ये 3 गुण हमेशा दिखते हैं और दिखेंगे। मान लीजिए कोई हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति अब तामसिक, अपने तामसिक प्रवृत्ति के कारण हमारे जीवन में कोई स्थिति खड़ा कर रहा है। अच्छा, ये बहुत सुंदर है, सूक्ष्म भी है, थोड़ा मेच्योर माइंड का भी है, देख लीजिएगा। हम उस व्यक्ति को गलत मानने में थोड़ा भी हमको देर नहीं लगता। पर अगर एक मेच्योरिटी के दृष्टि से देखिए, ये गुण आया कहाँ से, तामसिक गुण? ये मातृशक्ति ही तो सामने प्रकट हो रही है अपने तामसिक रूप में। महिषासुर तामसिक प्रवृत्ति मारा, तामसिक प्रवृत्ति को मारा किसने? माँ ने मारा। तो माँ ने किसी दुश्मन को नहीं मारा। वो जो तामसिक प्रवृत्ति है जिसको महिषासुर का नाम देते हैं, उस उसको मिटाने के लिए अपने अंदर जो सात्विक प्रवृत्ति है उसको जगाना पड़ता है। यही नवरात्रि का संदेश है। लेकिन तामसिक प्रवृत्ति से घृणा करके हम नहीं मुक्त हो सकते, हम सुखी नहीं हो सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात घृणा आई तो, करना मतलब तामसिक ही है ना स्वामी जी? हाँ, तो वो भी। हम तमस को तमस से नहीं डील कर सकते ना, यही तो नवरात्रि का संदेश है। तमस को आप तमस से नहीं मिटा सकते। जो आजकल दुनिया में एक प्रवृत्ति चली हुई है, तमस को तमस से मिटाने चले, कैसे होगा ये? स्वामी जी। 1 मिनट, हाँ। तमस और तमस मिलके ना वो तमस को और बढ़ाएगा। ये बात समझ में आई ना? -1, चाहे चाहे -10 है, चाहे -100 है, उसको माइनस से ऐड करेंगे तो भी वो और ऐड होने वाला है, वो घटने वाला नहीं है। यही गणित हमको समझना पड़ेगा। उसको केवल सत्व से मिटाया जा सकता है। इसीलिए अपने अंदर जब महिषासुरी प्रवृत्ति जागती है, चाहे वो शुंभ निशुंभ हो, चाहे जो भी हो, अपने अंदर की जो शक्ति है, सात्विक शक्ति, उसको जगाना पड़ता है। हाँ सोनी। ये इसका तो बहुत सुंदर उदाहरण, ये जेल कोर्स जो गुरुदेव करवाते हैं, ये तो उदाहरण हो। जेल कोर्स कराते हैं, आतंकवादियों को कराते हैं। उन्होंने क्या किया? उनके अंदर तामसिक प्रवृत्ति हावी थी। पर हमको भी पता है ये प्रवृत्तियां चेंज होते रहती हैं, प्रकृति चेंज होते रहती है, पर इसको हम मानते नहीं ना। हम लोगों के ऊपर ठप्पा लगाते हैं वो तामसिक है। तामसिक नहीं बोलते क्योंकि आजकल इतनी मेच्योरिटी, इतनी प्रौढ़ता नहीं है ज्ञान को लेके। तो क्या वो व्यक्ति बुरा? अरे कोई भी व्यक्ति केवल तामसिक नहीं हो सकता, केवल राजसिक नहीं हो सकता। जब तक जीवित है कोई भी इंसान
तब तक वो गुरु पूजा में पुष्पांजलि में आता है ना, त्रिगुण सहितम। इसलिए क्योंकि पूज्य गुरुदेव सशरीर है, इसलिए त्रिगुण सहितम बोलते हैं। पर जो इसी परंपरा में जो लोग जिनके गुरु नहीं है, पर वो जब गुरु पूजा चैंट करते हैं तो वो बोलते हैं त्रिगुण रहितम, क्योंकि उनके गुरु ने शरीर छोड़ दिया है। जब तक मनुष्य शरीर है, तीनों गुण हमेशा रहेगा। कौन सा डोमिनेट करता है, ये हमको देखना पड़ेगा। साधना से, ज्ञान से, सत्संग से, सेवा से तमस तो जाता ही जाता है, रजस रहेगा। पर रजस जो है सत्य की ओर झुका के रख सकते हैं। तो मैं ये रजस का क्या बोला, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? रजस का क्या बोला आपने? रजस को सत्य की ओर झुका के रखते हैं। मतलब मैं आप जो इतना कोर्स के लिए, हम लोग इतना कोर्स के लिए मेहनत करते हैं, वो रजस ही तो है। ओके, वो सत्व की तरफ जाना, ठीक। पर हमने उसको सत्व में लगा रखा है, सात्विकता को बढ़ाने में लगा रखा है। तमस भी अपने आप थोड़ी फैलता है, उसको फैलाने का काम कौन करता है? रजस करता है। महिषासुर अगर चुपचाप बैठा रहता, सो कॉल्ड महिषासुर राक्षस, तो किसी का नुकसान नहीं होता कुछ भी। स्वामी जी एक चीज इस पे, तो जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, आदमी अच्छा कर लेंगे, तो वो भी तो तामसिक प्रवृत्ति है, या काम ना करना वो भी रजस वाली बात होगी? कुछ करना है लेकिन आदमी डिले किए जा रहा है। आलस्य है ना, जी। आलस्य ही तो हमको किसी काम को करने से रोकता है। अरे आलस्य वैसे तो तामसिक है, कुछ कर ही नहीं रहा है, मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, शरीर भी उठने का मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं। तमस तो है ना। महिषासुर क्या है? वही तो है, जड़ता। तो आजकल जैसे बात के लिए वहां पर एप्लीकेशन नहीं जाता, उन्होंने एक नियम बनाया है सृष्टि को चलने का। उस नियम में प्रकृति है, प्रवृत्ति है, ये सब नियम से बंधे हुए हैं, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? फिर वही नवरात्रि में माँ को जगाते हैं। अरे माँ को क्या जगाना? अपने अंदर जो सात्विक शक्तियां हैं उसको जगाना है। साधना से, पूजा से, होम से, तप से, जप से, जैसे भी, सत्संग से, ज्ञान से जब वो जागती है, तब हम अपने ही उन सारे बाधाओं से ना बाहर निकलते हैं। और बाकी जब जो होना है सो होगा। स्वामी जी यहाँ पे both are right in their own ways. नथिंग इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, दैट इज वाई हम अष्टावक्र गीता में एक बात इंग्लिश वाले में गुरुदेव ने बोली है, बहुत इंग्लिश के शब्द बड़े जबरदस्त हैं। यू कैन नॉट गेट लिबरेटेड बीइंग रॉन्ग अगेंस्ट रॉन्ग। आप किसी चीज के विरोध में, गलत के विरोध में गलत होके मुक्ति नहीं पा सकते उस चीज से। इसीलिए जब तक इस संसार को हम उसके यथार्थ रूप में स्वीकार नहीं करते, हमको इस संसार से मुक्ति कभी नहीं मिलने वाली। कुछ भी अगर इस संसार में हमको खटकता है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत है,
अच्छा, इसको गलत ढंग से नहीं लेना है कि तो क्या फिर, नहीं नहीं, वो निष्कर्मण्यता तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एकदम सही समय पे आज हमारी बात हो रही है। कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहा है। उस शक्ति को सूक्ष्म जगत में, अपने अंदर, आसपास, सब जगह जगाना है, सब में जगाना है, ऐसा। स्वामी जी, इन दिस सिचुएशन यू विल, आप जगाएंगे मतलब यू विल जस्ट एक्सेप्ट इट इन द पॉजिटिव मैनर। Yeah, because I see it as a divine play, not in a very negative manner, in a very That is trying to in a very, क्या बोलते हैं उसको, enjoyment। तब समझ में आता है क्यों इसको बोलते हैं कि सब खेल है। दिस इज द डिवाइन प्ले, लिटरली सब कुछ उस शक्ति का खेल है। जब उस खेल को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया, जब उस खेल को मैं खेल की तरह देखने लग गया, तब बाकी उस दिन हमने ध्यान किया था ना, जैसे जैसे सब कृपा से ही हो रहा है, सब कृपा से ही होगा, समय के अनुसार, हमारी पात्रता के अनुसार। स्वामी जी, ब्लेम मतलब अपनी जिम्मेदारी औरों के ऊपर झटकना देना, हाँ ये ब्लेम है ना? मतलब क्या है हाँ जिम्मेदारी हाँ, हाँ। सही सही। जिम्मेदार, ब्लेम क्या है? जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर झटकना, और उसको जिम्मेदार मानना जिसका स्वयं का अस्तित्व 50, 60, 70, 80 वर्ष का है, और जो पूरी सृष्टि के शुरुआत से अंत तक मौजूद है, उसको जिम्मेदार नहीं समझना। वो भी हंसता होगा बैठ के, नहीं ये क्या है। पर क्या करें, हम जब पिक्चर देखते हैं तो कोई डायरेक्टर को थोड़ी याद करता है बाद में, अरे क्या सुंदर डायरेक्शन किया क्या। उस समय तो बस विलेन, हीरो, हीरोइन, यही सब दिखते हैं। तो अब वो जो यही है, हो रहा है स्वामी जी, ब्लेम हाँ, गेम ही चल रहा है, सब सब तरफ ब्लेम गेम चल रहा है। पूरी पूरी सृष्टि ब्लेम गेम पे ही चल रही है। तो स्वामी जी, वो शक्ति जैसे सब चीज में, तो वो ब्लेम जो कर रहा है, तो उस वो भी तो शक्ति ही है। हाँ तो ठीक है ना, तो वो माया, माया देवी बोल रही है ना, आओ फिर तुम आओ, तो तुम्हारा भी स्वागत है। हाँ, ऐसे। हाँ तो वो तो बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। तो ये कैसे मतलब समझाया जाए? ऐसे में फंसे हैं, तो फिर कैसे इसको समझाएं, बताएं, कैसे हो कुछ सकता है ये? हम ही लोग समझ जाए, यही बहुत है। इस चीज को जीने में ना, जब जीने लगेंगे ना, तो फिर बहुत ज्यादा समझाने उमझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। Swami ji, in this situation, you accept it as a divine play, or you still put in your efforts for resolving it? बहुत बहुत बहुत। But resolve जैसे होने भाई वाला। भाई, अगर आप, मैं बॉम्बे आया, मैं सुधा जी के घर पे ठहरा हूँ, सुधा जी और हम दोनों कहीं पूजा में गए हैं, और जब पहुंचे तो दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, तो मैं सुधा जी को बोलूंगा ना, दरवाजे को खोलिए। क्या करूं, दरवाजे को तोड़ दूं? सुधा जी को बोलूंगा, सुधा जी दरवाजा खोल दीजिए, तो खोल देंगी, वो चाबी उन्हीं के पास है। अच्छा वो कहीं और है, तो अच्छा ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेंगे, यही तो करेंगे ना। आप बात समझ में आई ना? मैंने मान लिया सुधा जी का ही तो घर है, तो सुधा जी ही खोलेंगी। अब वो कहीं और हैं, कहीं और गए हुई हैं, फोन करके पूछूंगा कितने देर में आएंगे आप। फोन करना क्या है, एफर्ट, पता करना। पूजा की है, अच्छा पूजा किए, वो बोले आधे घंटे में आएंगे, पता चला ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उनको 1 घंटा लग गया। हमको, मेरे पास अब इस सत्य को मान के, इसी सत्य को स्वीकार करके प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ बचा नहीं। Sometimes, Swamiji, we lose the patience with this divine play when, for example, that person is not picking up the call and not answering. वी ऑफन लूज, हम तो अक्सर छोड़ते हैं, पर हम को समझ में नहीं आता ना, सब हमारे अनुसार नहीं होता ना।
बॉम्बे में ट्रैफिक मेरे अनुसार नहीं चलती, गाड़ियां लोग मेरे से पूछ के नहीं खरीदते, ट्रैफिक पुलिस वाला ट्रैफिक सिग्नल मेरे से पूछ के नहीं बदलता, मैं क्या करूं फिर? यही तो मूर्खता है ना, कि मुझे यही नहीं समझ में आता। बट ऐसे कोई इवेंट है या ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ 4-5 लोग इन्वॉल्व है, तो ये वाली बात को कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे स्वामी जी? हम हमारा मन शांत रख सकते हैं बाय एक्सेप्टिंग इट्स अ डिवाइन प्ले। मैं बता रहा हूँ ना, सारा खेल जो है ना, हाँ, शांत रहने से ही शुरू होता है, उसके बाद तो शुरू होता है। हम, ऐसा नहीं है कि हम चार, मान लीजिए 4-5 लोगों के ग्रुप में, तो हमको बात नहीं रखनी, बात तो रखेंगे ही हम, बस थोड़ा आगे जा रहा है। ग्रहण का प्रभाव अभी तक है, बात तो हम रखेंगे। अब वो मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, उस समय जो शक्ति चाहती है वही होगा। इसीलिए हमारे यहाँ ना मुहूर्त देखने का प्रचलन था, अभी भी है। क्या मुहूर्त में क्या देखते हैं? कब जो शक्ति है ना वो हमको सपोर्ट करेगी, बस यही तो देखते थे। तो पॉलिटिक्स में भी यही होता है, ग्रुप में भी यही होता है, कौन कौन मेरे को सपोर्ट करेगा, अच्छा कैसे उसको मनाया जाए कि वो मेरे को सपोर्ट करेगा, यही तो है। पर ये सारा खेल शुरू होता है शांत रहने से। ये मैं इसलिए पूछ रही थी स्वामी जी कि शाम थोड़ी देर पहले वो एक सिचुएशन ऐसा हुआ जहाँ ग्रुप इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली बाकी के मेंबर्स इरिटेट होंगे बिकॉज जवाब नहीं मेरे तरफ से जिससे कोशिश करूँ नहीं मिल रहा है। तो अभी उस चैट पे तो गुस्सा कैसे निकालेंगे बाय पुटिंग सम नेस्टी वर्ड्स, इसीलिए मैंने वो ये लिखा सो दैट द माहौल शांत हो जाए। 4-5 लोग ही है, तो मैंने लिखा अगर मैंने शायद गुरुदेव को पूछा होता तो अब तक पॉजिटिव रिप्लाई भी आ चुका होता गुरुदेव से। यहाँ से नहीं आ रहा है, बट आई पुट इट इन दैट मैनर से आई शुड हैव कॉन्टेक्टेड गुरुदेव डायरेक्टली, आई वुड हैव गॉट अ पॉजिटिव आंसर। सो देन इट वेंट इनटू अ लाफ्टर एंड वी कुड, I have understood it's a divine plan. I have to wait for it, but not everyone will accept. या ऑब्वियसली सब लोग। बट ये मजा की बात है कि थोड़ी देर के बाद मतलब अपना भी वो इरिटेशन कहीं ना कहीं शब्दों में निकल जाता है कि अरे यार ये होना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था। तो पेशेंस, इसीलिए ना हर पल हर क्षण स्वीकार करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, फिर उस कुछ समय के बाद स्वीकार नहीं करना पड़ता। यही आज के नॉलेज शीट का क्या है, जब तुम ये मान लेते हो, जान लेते हो कि यही सच है, यही यथार्थ है, अभी का यही सत्य, कहानी समाप्त हो जाती। फिर वो अगले मोमेंट फिर वहां पर उस क्षण का चला गया, अब अगला, फिर अगला। इसीलिए इसीलिए हम लोग सब लोग साधक हैं, भक्त हैं, क्योंकि हर पल हर क्षण हमारा मन उस स्थिति में रह जाए, तब तो हो गया, कहानी समाप्ति हो गई फिर तो यहाँ पर स्वीकार एंड लेटिंग गो आल्सो ना। हाँ, स्वीकार करने से लेटिंग गो होता है, छूट ही जाएगा ना, स्वीकार कर लिया तो छूट गया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्वामी जी शादी है। मुहूर्त देख के करते हैं लेकिन समस्या और आप बोल रहे हो ऐसा हर क्षण स्वीकार किया तो आगे गाड़ी चलती है। इसीलिए तो राजू मामा उस पता नहीं नॉलेज सेशन में सब लोग नहीं थे, ये बात सही। इसीलिए मेरा रियलाइजेशन है कि हमारे जो आसपास लोग होते हैं ना, वो दो ही चीज के लिए आते हैं, हमको ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए, और हमसे प्यार लेने के लिए और प्यार देने के लिए। हम नहीं रियलाइज करते, वो बात अलग है। हम कितना भी किसी को ब्लेम कर लें अपने आसपास, और सब हमारे जीवन में जो भी आसपास है, बस इसीलिए। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत सुंदर। स्वामी जी फिर से एक बार स्वामी जी एक बार आपने दो बातें कही, एक तो हमको ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए और दूसरी बात प्यार लेने के लिए, देने के लिए। देने के लिए भी। हाँ, अच्छा,
प्यार की अभिव्यक्ति से प्यार को जज नहीं करना। एक छोटा बच्चा जब बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, 6 महीने साल भर, देखा है कभी उसको? वो ऐसा लगता है जैसे कि हमको मार रहा है। मार नहीं रहा वो, उसका माइंड और ऑर्गन का जो कोऑर्डिनेशन है ही नहीं उसके इस पास। तो देखने से लगेगा मार रहा है वो मार नहीं रहा है। जैसे छोटे भाई बहन होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को मार रहे हैं, नहीं। हमारे देखने का दृष्टि केवल बदल जाता है क्योंकि वहां छोटे बच्चे हैं। बहुत बार हम भी बोलते हैं अरे मारो नहीं, मारो नहीं, मारो। वो मार नहीं रहा है भाई। एक तो उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन माइंड के साथ उतना अच्छा नहीं है, दूसरा उसको ये सब पता ही नहीं है। तो स्वामी जी प्रेम और एक बात करनी है। समस्या को मैं कब एक्सेप्ट कर पाई, मैंने पूरी तरह से कोशिश की, सब साम दाम दंड भेद, जब मुझे समझ में आया कि नहीं अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तब मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, एक ही समस्या लेके मैं वही थॉट के सोच सोच के एक ही थॉट पे मेरा पूरा एनर्जी में खर्च कर रही हूँ, उसी समय में उसमें से बाहर निकल गई। नहीं तो पूरा टाइम मेरी एनर्जी ड्रेन ही हो रही थी, ऐसे कितना भी साधना करो कितना भी ये करो ऐसे। और हम लोग ना, साधक लोग ये नहीं समझते कि हम साधना करते हैं और समस्या पे ध्यान देते हैं, तो कौन ज्यादा शक्तिशाली होगा? समस्या। ये ढूंढो उसका समाधान। जिसको समाप्त करना है उसी को शक्ति प्रदान करे। और हमको ये नहीं समझ में आता, इस सृष्टि में कुछ भी जड़ नहीं है, वही है। हर चीज शक्ति का एक प्रारूप है। तो शक्ति को शक्ति हम ही प्रदान कर रहे हैं ना। ये बात तो स्वामी जी ने, हाँ आ गया, ये समझ में आ गया मुझे जब रियलाइज होना कि एक ही थॉट सोच सोच के मैं पूरा एनर्जी लॉस कर रही थी। लेकिन इतना मेरा जो टाइम गया, 1 साल तक टाइम जो गया, तो अपना एक कर्म था क्या कि नॉलेज में क्या रह था, के भी। क्या था वो छोड़ दो। तुमने जो ये रियलाइज किया, ये आगे तुमको जीवन में हेल्प करेगा। किस नहीं, बात जिस में? दिन रियलाइज किया ना, उस दिन मैं उसी उसी क्षण एकदम पूरा हाँ, एकदम आगे से ऊपर ही आ कोई गई ऐसे। आगे से कोई समस्या आएगी ना, तो ये जो अनुभव है तुमको आगे बढ़ने में बहुत, आप 2 साल साल भर नहीं लगने वाला, आप तुरंत निकलोगी। यही है हमको और ना अब ये। लगता है स्वामी जी, अब लगता है कि मेंटल पेन खाली बस हमारे मन का ये है। मन ने अगर मेंटल पेन को एक्सेप्ट करा तो उसी समय उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आप जो बोले ना फिजिकल पेन से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। दांत अच्छा, में दर्द हो रहा है, होता ही उतना पेन है से। ठीक है, वो तो खैर। मैं ये बोल रहा हूँ, ये भी आज लास्ट एक बात याद रखिएगा, इस सृष्टि में कुछ भी जड़ नहीं है। हमारी भावनाएं, विचार तो किसी भी कीमत में जड़ नहीं है। वो शक्ति का एक प्रारूप है। ठीक है ना? पीछे से कुछ साउंड आ रहा था इसलिए म्यूट किया तुमको। जब वो शक्ति का एक रूप है, तो उसको हम जितनी अधिक शक्ति देंगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा, शक्तिशाली होता जाएगा। फिर उसको समाप्त करना, इसीलिए वो कहानी है ना कि विष्णु जी सोए हुए थे, उनके कान के मैल से कौन निकला था? मधु और कैटव, दोनों हजारों वर्षों तक लड़ाई करते रहे। लड़ाई समाप्त नहीं हो रही, कोई, विष्णु जी ही लड़ रहे हैं उनसे। कौन लड़ रहा है? विष्णु जी स्वयं लड़ रहे हैं। हमारी ही चेतना, हमारे ही अपने अस्तित्व से निकले हुए दो राक्षसों से लड़ाई कर रही है। और हजारों लाखों से वर्ष तक वो लड़ाई चलती रही, किसी का जीत नहीं, किसी का हार नहीं। फिर उन्होंने क्या किया? शक्ति का आवाहन किया, और फिर दोनों राक्षस टाइम टाइम फिस हो गए। अब समझ में आया, हम ही विष्णु जी हैं। हमारे अंदर से ही राक्षस निकलते हैं, हम ही उनको शक्ति प्रदान करते हैं। और कब तक ये चलेगा संघर्ष? हजारों लाखों वर्षों तक।
आज का भी बहुत अच्छा हुआ नहीं? तो स्वामी जी, जैसे डिवाइन गेम की जो बात कर रहे थे, तो उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं क्या कि जो भी कर सकते हैं, जहां हम एफर्ट लगा सकते हैं वो हम कर ले, लेकिन जहां पे हमारा कंट्रोल नहीं है तो उसको हम डिवाइन प्ले मान करके छोड़ सकते हैं। प्रीति, तुम्हारे साथ क्या है ना, तुम भी माँ हो। माता पिता को ये मानने में कि कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं, बहुत दिक्कत होता है। बहुत बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि तुमने बच्चे को भी जन्म दिया है ना, तो तुमको लगता है कि तुमने ही जन्म दिया है। इसलिए कंट्रोल का जो एक भ्रम है ना, इसको छोड़ दो। कुछ भी तुम्हारे और हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये याद रखना। कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं। तुम्हारी सांस तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? उज्जई हम लेते हैं, कंट्रोल में लेते हैं। कितने देर तक उज्जई ले सकती हो? 4 घंटे, 5 घंटे? नींद बेटा हमारे प्रणाम करेंगे। नींद हमारे कंट्रोल में है क्या? हमारी सांस कंट्रोल में नहीं है, सांस को तो छोड़ ही दो। हमारी नींद कंट्रोल में नहीं है, हमारी भूख कंट्रोल में नहीं। हमसे पूछ के भूख लगती है, हमसे पूछ के खत्म होती है। बहुत बार तो खाने के बाद भी नहीं जाती भूख। क्या कंट्रोल में है? प्रकृति थप्पड़ मार के बुला देती है। कुछ कंट्रोल में नहीं हम लोगों का। ये भ्रम से ना निकलना बहुत जरूरी है। कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्या उज्जई कर सकते हैं, और 10-15 मिनट कितने देर कर लेते हैं प्राणायाम? 15-20 मिनट। ज्यादा करेंगे तो हम ही पागल हो जाएंगे, ब्लू स्टार बन के घूमते रहेंगे। स्वामी जी, मेरा बेटा ज्वाइन हो गया है, कुछ पूछना चाहता है आपसे, तो ध्वनि। अच्छा, दूसरे वाले आईडी से। अरे इतना लेट हो रहा है आप लोगों को आज? नहीं, 10। एक क्वेश्चन था उसका शायद। बोलो बोलो। जय गुरुदेव स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ, ये अभी जो भी टॉपिक चला तो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है। दिस इज कम्प्लीटली मेरा ऑफिस रिलेटेड कुछ तो डाउट था, और मुझे कुछ लगता है कि दिस लाइक ये स्कोप बोल के अपने लिए काम मतलब देख सकते हैं कि हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 7-8 महीने से पर्सनली मेरे को ये बहुत ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस आया इस कंपनी में कि मैं कम से कम 12 मतलब 12 से 16 घंटे तक काम चल रहा है। वैसे तो डील ऑफर हुई है 8 घंटे की, लेकिन जब से करियर स्टार्ट हुआ वैसे 8 घंटा तो कभी नहीं, कम से कम 9 घंटे से ऊपर ही काम हो रहा है। और फिर हम लोग अभी सोच रहे थे कि अब मतलब अगर मैं किस चीज को 16 घंटे देके काम कर रहा हूँ तो वो तो कोई भी कर सकता है। 8 घंटे में उसको करने के लिए स्किल्स चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। अभी ये सब चीजें मैं मानने के लिए भी तैयार हूँ। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव करना शुरू कर दिया कंपनी में कि मैं 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगा। बाकी के जो भी है 8 घंटे बाद मैं किसी और चीज में अदरवाइज मैं टाइम पास कर लूंगा, लेकिन ऑफिस के काम नहीं करूंगा। बट वो एम्प्लॉयर जो है, वो कंपनी उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही, बॉस उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। किस जगह पे अभी कुछ बॉस को हमने ही आदत डाली कि हम लोग रात 12 बजे तक काम करेंगे, अवेलेबल रहेंगे। तो ना वो अभी उस साइकिल में हम लोग फंस गए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों भी। अरे बेसिकली इवन इंडिया के कल्चर में ही है वो सब चीजें, क्योंकि यूरोप कल्चर में स्पेसिफिकली बहुत स्ट्रिक्टली बोल देते हैं कि इफ इट इज लंच टाइम आपको लैपटॉप बंद करके जाना ही पड़ेगा। 8 घंटे बाद कुछ भी काम नहीं होगा, दैट इज स्ट्रिक्ट रूल। बट ये इंडिया में हम लोगों ने ही ये मतलब रूल सेट कर दिया है, अनसंग रूल है जहाँ पे लिखा भी नहीं है। तो वो ना प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ा रहा है। 16 घंटे में कोई भी कर लेगा, समझ, मैं तो वही बोल रहा हूँ। मतलब अनस्किल्ड प्रोफेशनल में अगर मेरी जगह में बिठा दूँ तो कोई भी कर लेगा। तो मेरी खुद की वैल्यू भी नहीं बढ़ रही, रेज्यूमे में कुछ भी नहीं अपलोड रहा तो, और फिर बाद में एंड ऑफ द डे रात में सोचता हूँ कि मैंने किया ही क्या ऐसे भी। 16 घंटे जा कहाँ रहे। ये बात सही है। भारत में ना, एक तो ये ना हमारे जीन में भी है, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम करते हैं ना, तो हम लिमिट नहीं देखते। और क्या कर सकते हैं?
बैठ के बात करो, सबसे बात करो, समझाओ। सबको ऐसा लगता है ना कि अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर ये भावना रहेगी ना तो बहुत मुश्किल है। तो देखो ना सबसे बात करके कि वही है। फिर ये अच्छा ये भी याद रखना, ये एक दिन में 2 दिन में होने वाली चीज नहीं है। ये एक तरह से समझ लो बार्गेनिंग है, या उसको क्या बोलते हैं, डीलिंग, बिजनेस डील है। निगोशिएशन। हाँ। निगोशिएशन, हाँ निगोशिएशन, याद नहीं आया। निगोशिएशन एक बार में ना कंप्लीट नहीं होता, और एक ही बार में उसको सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल नहीं मान सकते। और तीसरा, सब लोग निगोशिएशन में एग्री कर सकते तभी नहीं। तो अपने कलीग और सीनियर सबसे बात करना पड़ेगा कि देखो, हम सबका अपना अपना लाइफ कुछ तो होना चाहिए, कुछ हमको लिमिट सब चीज में रखना भी चाहिए, ये सबके लिए बेनिफिशियल है। फिर देखो, थोड़ा मुस्कुरा के बात करो, थोड़ा कभी अधिक देर 8 के बजाय 9 घंटा काम कर लो, कुछ नहीं, कर थोड़ा तो रहा हूँ अभी भी कर रहा हूँ ऐसा। कर ही रहे हो। मतलब मेरा ऐसा कहना है कि थोड़ा अपने आप को भी फ्लेक्सिबल दिखाना, अपना एक पोजीशन रखना, उसमें भी एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना। बोलना मैं आप सबका एक पेज पे आने का, हम सबके एक पे, हमेशा ऐसे बोलना, हम सबके एक पेज पे आने का वेट करूंगा मैं, ऐसे बात करना। पर साथ में मेरा स्टैंड है, ओके। मैं कभी कभी अधिक भी कर लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम सब एक पेज पे आ जाए। और जी थोड़ा समय लगेगा तो भी मैं प्रतीक्षा करने के लिए। और बात करना, हल्के ढंग से बात करना, मुस्कुरा के बात करना। क्योंकि फिर वही बात है, जब हम रिजिड होते हैं ना तो सामने वाले को रिजिड होने का बहाना देते हैं। हम जब नहीं मुस्कुराते हैं ना तो सामने वाले को नहीं मुस्कुराने का बहाना देते हैं। ये हमको समझना चाहिए। अगर हम चाहते हैं लोग फ्लेक्सिबल हो तो हमको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अच्छा, कोई क्राइम तो हम नहीं करने जा रहे ना, तो थोड़ा तुम खींचो, थोड़ा तुम ढीला छोड़ो, वो जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, कभी खींचना कभी ढीला छोड़ो। थोड़ा स्किलफुली करके देखो, इजी तो नहीं है बट जी थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, बट डुएबल स्वामी है। जी। मेरे से बात हो मैं गई तो मैं बोला स्वामी जी को इसलिए बोलना है कि कारपोरेट लेवल पे कोर्सेस होते हैं। ये करोड़ों लोगों का है, ये उसका अकेले का नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है करोड़ों बच्चों का है, तो गुरु के कान पे भी जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया के लेवल पे वो कंप्लीट टाइम बाउंडिंग होना चाहिए। स्वामी जी ये डर रहे हैं कि जॉब जाएगा, बॉस ये होगा, लेकिन ये कुछ तो कुछ ऊपर से करना पड़ेगा स्वामी जी, ऐसा है, मुझे। ये बात सही है। क्या बोले, ये भी सर्विस इंडस्ट्री में है ना, मैक्सिमम सर्विस इंडस्ट्री वेस्टर्न कंट्रीज को कोप करते हैं, तो उनका तो दिन हमारा रात होता है, तो क्या करें। वो करेक्ट है, वो तो शिफ्ट ही, लेकिन 8 घंटे की शिफ्ट चलेगी। हाँ, वो बोलो ना कि चलेगी, एंड तुम ये बोलना मेरे बात जो है मैं उसके साथ पूरा कॉपरेट करूंगा, अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो मुझे बात कर सकता है, जी। क्योंकि रिले रेस है ना। बार हाँ बार ये हाँ। भरोसा दिलाना कि मैं पीछे बिल्कुल नहीं हट रहा, पर मैं ये चाहता हूँ कि इस नियम को हम पालन करें। जी जी पर जी। ऐसा नहीं है कि मेरे बाद वाला कोई आएगा मैं बोलूंगा नहीं तुमने कैसे कॉल कर दिया, हाँ ऐसा हाँ। नहीं करते। उनको भरोसा दिलाना बस, बेसिकली क्या है बात, उनके इनसिक्योरिटी से उनको बाहर निकालना। ठीक जी ना। जी। स्वामी जी, ये समस्या में पता नहीं ये सोल्यूशन है कि नहीं, मतलब एक सोल्यूशन के साथ आया था आपके पास। आप देखा, अगर मतलब जो नौकरी दे रहा है और नौकरी ले रहा है, ये दोनों तरफ प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं बोल सकते कि वो हमको फोर्स कर रहे हैं, हम लोग नौकरी करने वाले, नहीं, हम लोगों ने उनको आदत की है, तो फिर दोनों मैं जिम्मेदार मैं इसके लिए। तुमको तो मैं तुमको अपनी नौकरी की बात बता रहा हूँ। मैं तो बहुत लेट नाइट अच्छा। तक काम करता हूँ। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और काम ही नहीं था। उस समय टीवी था नहीं, और सच कोई सर्कल था नहीं, क्योंकि शहर मेरे लिए एकदम नया था। और मुझे करेक्ट। काम करना बहुत अच्छा लगता था। मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे इतनी देर क्यों काम कर।
मुझे काम करना अच्छा लगता है, मेरे पास कोई आदत थी नहीं मुझे, मतलब जाके सिगरेट पियो घूमो फिरो ये सब चीज कभी रहा नहीं, तो क्या करूँ फिर? काम करना अच्छा लगता था तो करता काम था। कर तो वो, पर यही है कि इस चीज को हम नॉर्म नहीं बना सकते, क्योंकि वहां का ना पियून लोग भी मेरे से तंग आ गया था, बोला क्या देखिए सब सब जब देखो तब आप आ जाते हैं, सुबह भी आ जाते हैं, देर रात तक काम करते रहते हैं। तो वो हमको समझना पड़ेगा ये चीज। तुम सही जी। हो, बट वो भारत, सॉल्यूशन बोल रहा था बोलो। कि हमारे हर एक कंपनी, जैसे आपने भी किए सर, मतलब आपने जॉब, तो आपको पता है कि मैंडेटरी ट्रेनिंग्स, एचआर के ट्रेनिंग्स रहते हैं। कोई भी ज्वाइन होता है तो पहले हर कंपनी में करेक्ट मैंडेटरी होता है वो, कि तुमको कंप्लीट करना ही पड़ेगा सबके। बेसिकली बिहेवियरल वो रहता है, राइट, बिहेवियरल कोर्सेज रहते हैं कि कंपनी में कैसे बिहेव करना चाहिए। ये सब उनके खुद के ट्रेनिंग रहते हैं जो एम्प्लॉयज को देते हैं वो, ईयरली वंस और 6 मंथ्स में एक बार वो देते ही है हर एक कंपनी। अभी तो वो भारत सरकार ने कंपलसरी भी कर दिया, जैसे पॉश वगैरह की थी। मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से आर्ट ऑफ लिविंग ने अगर ये कर दे, खुद के मॉड्यूल्स बना के, सारे मॉड्यूल्स अगर सारे कॉर्पोरेट एचआरस को डिस्ट्रीब्यूट कर दे सारे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन पार्ट कि आप ये भी देख लो, मेंटल स्ट्रेस भी हो जाएगा उसके लिए, जो बाकी वेलनेस वगैरह के लिए हम लोग बाकी थर्ड पार्टी से हम लोग पैसे दे के जो लेके आते हैं, है ना, थेरेपिस्ट लेके आते हैं, कोई तो दूसरा सर्टिफाइड मेडिटेशन टीचर लेके आते हैं। उससे अच्छा तो हम लोग मैंडेटरी ट्रेनिंग ट्रेनिंग का भाग ही रख देंगे आर्ट ऑफ लिविंग का, जिसमें सीएक्सओ के लिए अलग पैनल रहेगा, नॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए अलग रहेगा। तो और ये गवर्नमेंट और आर्ट ऑफ लिविंग आई तो मुझे लगता है कि बहुत इजीली ड्राइव हो सकता है, क्योंकि पावर तो है, रादर देन कि मेरे लेवल से ऊपर जाने। देखो, जब कॉर्पोरेट डिसीजन का बात आता है ना, तो उस समय आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह कोई नहीं सोचता है। आई नो, या करेक्ट। चलो ठीक है, इसीलिए जानते हो कॉर्पोरेट्स में भी लोगों को अध्यात्म में लाना बहुत जरूरी है। अध्यात्म से क्या होता है ना, आपका फेथ बहुत स्ट्रांग होता है, आपकी इनसिक्योरिटी घटती है। फिर आप, अभी क्या है एकदम पागलों की तरह, अरे बिजनेस छूट जाएगा, कस्टमर हमारा क्लाइंट जो है छूट, नहीं नहीं। इसीलिए आज का जो गुरुदेव ने 4 बताया उसमें चौथा ना, हमको उस शक्ति पे विश्वास भी रखना है। पूरी दुनिया का बिजनेस तो हम नहीं ले सकते ना, तो कहीं तो लिमिट हमको रखना चाहिए। तो ये बात जी सबको समझनी पड़ेगी, खासकर जो बॉसेस है। कल जब तुम बॉस बनना, तुम याद रखना, ठीक है? जी जी। अभी तो प्रमोशन के पीछे भाग रहे हैं हम लोग, बात को ना करें। हाँ। ठीक है।